ओके ठीक। बायोलॉजी कंप्लीट हो गई थी, फिजिक्स पढ़ानी है। जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट आते हैं वहां से देखो, पहले 3 पद्धतियों को पढ़ाना है कि इनके नाम क्या हैं। पहली एक पद्धति है MKS, दूसरी है FPS और तीसरी है CGS। 3 पद्धतियां पूछा जाता है एग्जाम में, इन तीनों पद्धतियों के नाम क्या हैं। देखो CGS पद्धति में जो C है इसका मतलब है सेंटीमीटर, G का मतलब है ग्राम और S का मतलब है सेकंड। FPS में F का मतलब फुट, P का मतलब पाउंड और S का मतलब सेकंड। लिखा है ये मत लिखो तो देख लो। MKS पद्धति में M का मतलब मीटर, K का मतलब किलोग्राम और S का मतलब सेकंड। ठीक है, जो मीटर है इस लंबाई को मापते हैं मीटर में MKS में। जो द्रव्यमान होता है मास उसको मापते हैं किलोग्राम में, और जो समय है उसको मापते हैं सेकंड में। अब एग्जाम में पूछा जाता है इसमें सबसे पुरानी पद्धति कौन सी है, इसमें ब्रिटिश पद्धति कौन सी है। तो देखो ये नाम से ही पता चल रही है ये कौन सी पद्धति है, ये ब्रिटिश पद्धति है। इस पद्धति को फ्रेंच पद्धति कहा जाता है, ये फ्रेंच पद्धति है CGS। और ये जो ऊपर MKS लिखी है ये MKS पद्धति बाद में हो गई सिस्टम इंटरनेशनल। जिसको अब जाना जाता है किस नाम से, SI पद्धति के नाम से। ठीक है, ये जो मान है ये लिए कहाँ गए, कहाँ से गए, तो जो फ्रांस है, फ्रांस में पेरिस में एक इंस्टीट्यूट है IBWM, इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट। इस इंस्टीट्यूट में एक धातु रखी हुई है जो प्लेटिनम और इरिडियम की बनी है। प्लेटिनम इरिडियम से मिलकर के जो धातु बनी है वो है मिश्र धातु। 2 धातुओं से मिलकर के बनने वाली धातु को मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है, इसमें से जो इरिडियम है ये जो धातु है इसको कहा जाता है स्पेस मेटल। इसको अंतरिक्ष की धातु कहते हैं, स्पेस मेटल कहते हैं, है ना, जानते हैं ना बात। इसको स्पेस मेटल कहते हैं कि माना जाता है कि जब आज से लगभग 7.5 करोड़ साल पहले मैक्सिको की खाड़ी में क्या उल्का पिंड गिरा था, मैक्सिको की खाड़ी में, तो उस समय आसमान से ये वाला मेटल जो था वो बरसा था। और कुछ लोगों का मानना है कि ज्वालामुखी के साथ सही धरती बाहर आया था जो पहले कभी बाहर नहीं आया था। तो इसलिए जो पहली वाली थ्योरी है कि ये आसमान से बरसी थी ये धातु, इसलिए इसको स्पेस मेटल कहते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा था कि इरिडियम जो है वो स्पेस मेटल है। और दूसरा सेकंड जो प्लेटिनम है, प्लेटिनम के अलावा एक धातु और है, कौन सी, गोल्ड, है ना। इन दोनों को कहते हैं, कौन सा धातु कहते हैं बताओ, इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं नोबल मेटल। तुम ही लोग सोचते हैं क्या बोलते हैं इसको, इनको कहते हैं नोबल मेटल। ठीक है, नोबल मेटल का मतलब क्या होता है, देखो एक क्रिया है रस्टिंग की। रस्टिंग का मतलब होता है जंग लगना। रस्टिंग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जंग लगना। केवल 2 धातुएं हैं, एक तो प्लेटिनम और दूसरी गोल्ड। इन दोनों में कभी भी जंग नहीं लगती, इसलिए इनको कहते हैं नोबल मेटल। दूसरा अगर दूरी के बारे में पढ़ें तो चाल क्या होती है, चाल बराबर दूरी बटा समय। और दूरी क्या है, किसी निश्चित समय में चली गई कुल लंबाई। ये मीटर पर सेकंड में लिख सकते हैं, दूरी होती है मीटर में और समय होता है सेकंड में। इंपॉर्टेंट सवाल यह है, पूछाता है कि चाल को काहे से मापते हैं। तो चाल को मापने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, स्पीडोमीटर का।
जो गाड़ियों में मीटर लगा होता है उसको कहते हैं स्पीडोमीटर। जो वेग होता है ये क्या होता है, बस इतना अंतर है कि जो चाल है ये अदिश राशि है और जो वेग है ये सदिश राशि है। सदिश राशि का मतलब अगर हम कहें कि हम 10 किलोमीटर गए, 15 किलोमीटर गए तो वो चाल है। हम 40 की स्पीड से जा रहे हैं तो वो चाल है। अगर हम कहें पूरब दिशा में 40 की स्पीड से जा रहे हैं तो वो वेग है। सदिश राशि का मतलब जहां पर क्या दिया हो, दिशा दी हो और साथ में परिणाम भी दिया हो, दोनों दिए हो कि दिशा भी हो और प्लस परिणाम भी हो, वो राशि होती है सदिश राशि। तो वेग कैसी राशि है, सदिश राशि। अच्छा, पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है सदिश राशि का कि जिन राशियों में वाह शब्द लगा हो वो सब सदिश राशियां हैं, और जिनमें वाह शब्द ना हो, जैसे चाल हो गया, बल हो गया, समय हो गया, ये कैसी राशियां हैं, ये अदिश राशियां हैं। ठीक है, दिशा प्लस परिणाम हो तो ये वेग है। और वेग भी क्या होता है, दूरी बटा समय। ठीक है, इसके बाद देखो पूछा जाता है कि त्वरण क्या होता है। एक एग्जाम में सवाल आया था कि त्वरण का मान हो सकता है, त्वरण का मान होता है या हो सकता है। ऑप्शन कौन कौन से हैं, जैसे पहला धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक, तीसरा शून्य और चौथा सभी। ये पेपर में सवाल आया था। तो देखो त्वरण का मान क्या हो, त्वरण किसको बोलते हैं, त्वरण कहते हैं वेग परिवर्तन की दर को। वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। तो हम अगर एक्सीलरेटर स्पीड हमारी 40 है तो हम 40 से 60 कर दें तो ये धनात्मक हो गया, 40 से 20 कर दें तो ऋणात्मक हो गया, और 40 की 40 ही रखें तो शून्य हो गया, क्योंकि हम गाड़ी की स्पीड अगर बढ़ाएंगे घटाएंगे तभी त्वरण का मान धनात्मक ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो ऐसी दशा में क्या हो गया, ये इसमें ऑप्शन कौन सा सही हुआ, सभी वाला। तो क्या कहेंगे, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, और ये होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण, इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये जी का मान होता है। ठीक है, अगर कोई पिंड है जो किसी वृत्ताकार पथ पर गोल गोल घूम रहा है, ऐसे अगर किसी वृत्ताकार पथ में घूम रहा है तो ये रेडियस हो गई, त्रिज्या हो गई, और ये पिंड हो गया। मान लिया ये यहां से यहां तक ऐसे गोल गोल घूम रहा है, तो गोल घूमना वृत्ताकार पथ पर चलना या घूमना क्या कहलाता है, वृत्तीय गति। ये इतना आसान एग्जाम में नहीं पूछेगा। पूछता क्या है, कहता है कि मान लो कोई पिंड यहाँ पे है, ये 1 सेकंड में यहां से यहां आ गया, 1 सेकंड में। इसका मतलब इसके बीच में पहले ये यहां था, यहां से 1 सेकंड में आया तो इसके बीच का कोण थीटा हो गया। ठीक है, तो कहता है कि अगर कोई पिंड 1 सेकंड में किसी वृत्ताकार पर पथ पर जितने कोण घूमे उसको कहते हैं कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी। क्या कहते हैं कि 1 सेकंड में पिंड द्वारा वृत्ताकार पथ पर जितने कोण घूमता है उसे क्या कहते हैं, कोणीय वेग कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, ये होती है ओमेगा बराबर थीटा अपॉन टी। ये थीटा क्या है, ये है कोण, जितने कोण घूमा वो है। ये थीटा क्या, टी क्या है,
ये है समय। अगर मान लिया पेपर में दिया गया कि 4 सेकंड में 360 डिग्री घूमे, तो थीटा कितना हो गया, 360 हो गया, और समय हो गया 4 हो गया। तो ये ओमेगा, ये जो डब्ल्यू बना है इसको ओमेगा बोलते हैं। ओमेगा कोणीय वेग है, तो कोणीय वेग ओमेगा बराबर क्या होता है, थीटा अपॉन टी। इसका मात्रक इंपॉर्टेंट है। मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है रेडियन। ठीक है। गति के नियम किसने दिए, न्यूटन साहब ने दिए। न्यूटन ने 1687 में 1687 में एक बुक लिखी। इनकी किताब का नाम क्या था, क्या नाम था, प्रिंसिपिया। किताब का नाम क्या था, प्रिंसिपिया किताब थी। ठीक, प्रिंसिपिया बुक लिखी। इसमें इन्होंने 3 नियम दिए। कौन कौन से, पहला क्या नियम था, पहला था जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है। इस नियम में ये कहा कि अगर कोई वस्तु गतिमान है तो वो तब तक गतिमान रहेगी जब तक उस पर कोई बल लगा करके उसको रोका ना जाए, और अगर कोई वस्तु स्थिर है तो तब तक स्थिर रहेगी जब तक उस पर बल लगा करके उसको आगे धकेला ना जाए। ठीक है, इसको कहा गया जड़त्व का नियम। इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से, जैसे पहला पूछा जाता, कहा जाता है, पहला है कि पत्थर मारकर फल तोड़ना। डाली में फल लगा हुआ है, वो स्थिर है, पत्थर मारा तो जो डंठल था वो अचानक से गतिमान हो गया, बाकी अपनी जगह पोजीशन पर रहा तो डंठल जो है टूट गया। जैसे दूसरा, कंबल को डंडे से पीटने पर क्या होगा, गर्द उड़ेगी। हाँ, धूल का उड़ना। हाँ, अब गर्दा मत लिखेंगे यहाँ पे, गर्दे उड़ा दिए थे। ठीक, जैसे तीसरा, चलती बस के या गतिमान बस के अचानक रुक जाने पर किधर गिरेंगे, आगे पीछे, हाँ, आगे की ओर, आगे की ओर यात्रियों का झुक जाना। देखो जब सीतापुर वाली बस में बैठो, जो ब्रेक मारते हैं तो जो बैग वैग रखे होते हैं पीछे, वो आगे आके खड़ा भड़ाभड़ गिरते हैं ना पैसेंजर के ऊपर, झुक जाना। ठीक, अगर बस रुकी हुई बस वो अचानक चल दे तब क्या होगा, तो पीछे की ओर। ठीक, दूसरा वाला जो सेकंड वाला है, ये क्या है, ये नियम है संवेग का नियम। संवेग का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या होता है, E बराबर m इंटू वी, यही तो होता है। और जो बल होता है उसका क्या होता है, m इंटू ए। तो सेकंड नियम में कहा कि अगर कोई किसी वस्तु पर जो आरोपित बल है वो उसके संवेग के समानुपाती होता है। देखो लग रहा है दोनों एक ही चीज तो है। अगर किसी का एक्सेलरेशन, त्वरण, अगर उसके वेग के मान के बराबर हो जाए तो एक ही चीज तो है दोनों। अंत इतना है, बस यहाँ पर केवल v लिखा हुआ है, ये वेग है, और ये त्वरण है, वेग परिवर्तन की दर है, बस इतने तो है। तो इन दोनों के मान जो है, इसके ये दोनों मान लगभग समान होंगे। तो ये जो P बराबर m इंटू वी लिखा हुआ है, ये P क्या है, ये P है संवेग, बराबर m क्या है, द्रव्यमान है, और गुणे v क्या है मीटर बटे सेकंड, है ना। तो त्वरण का, संवेग का मात्रा क्या हो गया, संवेग का मात्रा क्या हो गया बताओ, हो गया किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, क्लियर हुई बस। एग्जाम्पल इसके देखो, दूसरे नियम के आगे लिखे एग्जाम्पल में, जैसे पहला एग्जाम्पल, कैच पकड़ते समय खिलाड़ी द्वारा, हाँ, हाथों को पीछे धकेलना। इतना मन धकेल लो कि कैसे छूट जाए, है ना। जैसे वो पाकिस्तान वाले मैच में अर्शदीप ने छोड़ दिया था,
उसकी वजह से सेमीफाइनल हार गए थे ना। जैसे दूसरा मतलब दूसरा बताओ, ऊंचाई से आगे कंबल या गद्दे पर कूदना। गद्दे पर कूदेंगे तो चोट लगेगी? नहीं लगेगी। ठीक, नंबर तीसरा, गाड़ियों में सॉकर व एब्जॉर्बर का लगाया जाना। एब्जॉर्बर क्या होते हैं? सॉकर तो होते हैं, सॉकर जैसे मोटरसाइकिल तो समझ में आते हैं। जो जो गाड़ियां होती हैं नॉर्मल, तो गाड़ियों में जहां पहिया होता है नीचे, ये हो गया पहिया, ये हो गया दूसरा पहिया, ऐसे तो हो गया, ये हो गया दूसरा पहिया। इसके बीच में जो पीछे का फ्रेम होता है उसके ऊपर जहां से बॉडी होती है, जैसे ये नीचे का फ्रेम है और ये ऊपर की बॉडी है, इसके बीच में लोहे के लंबे लंबे पटरे जैसे बिछाए होते हैं। नॉर्मल भाषा में इसको कहते हैं कंडक्टर वगैरह पटिया, पटिया कमानी है ना। कोई स्प्रिंगदार होते हैं ताकि गाड़ी कम हिचा ले। और जो थोड़ी वीआईपी गाड़ियां आती हैं तो इनकी जो पहिया होती है, इन्हीं को मूवमेंट के साथ बनाते हैं कि ऊपर की बॉडी में जैसा हिलेगी नहीं, पहिया ऑटोमेटिक अपने आप को एडजस्ट कर ले, उनको कहते हैं एब्जॉर्बर। एब्जॉर्बर उनको भी कहते हैं जो सीट के अंदर फोम लगा होता है स्प्रिंगदार, जिसे बैठते हैं तो मालूम ही नहीं पड़ता कि गाड़ी में चल रहे हैं, उसको भी एब्जॉर्बर बोलते हैं। और साकर जानते ही क्या होता है? एब्जॉर्बर का मतलब जो झटके को एब्जॉर्ब कर ले, जो अवशोषित कर ले, उसको कहते हैं एब्जॉर्बर। सारे तो हो गए। नंबर तीसरा, तीसरा क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया, एक्शन रिएक्शन लॉ। ये कहता है क्रिया की विपरीत दिशा में भी प्रतिक्रिया होगी। जैसे एग्जाम्पल पहला कौन सा? ऊंचाई से कूदने पर क्या हो? चोट लगना। चोट लगना मतलब अगर चोट नहीं लगी तो सेकंड वाला है, गद्दे कूदे तो सेकंड है, फर्श पे कूदे तो तीसरा है। ठीक, कुश्ती लड़ो किसी से, खेत में लड़ो, दोनों खोपड़ी बच जाएगी, और इस पे लड़ो फुट जाएगी, है ना। तो कूद ऊंचाई से कूदने पर क्या होगा? चोट लगना। दूसरा, बंदूक से गोली निकलने पर झटका लगना। तीसरा बताओ। क्रिकेट बैट से बॉल मारना। बॉल अपनी स्पीड में आ रही है और तुमने बल्ला अपनी स्पीड में चलाया तो लगा तो और तेज बॉल चली गई, है ना। चौथा, पानी खींचते समय, है ना, पानी खींचते समय कहां से खींच रहे हैं? कुएं से। रस्सी टूटने पर पीछे की ओर गिरना। ठीक है। फिर देखो दूसरा, बल बहुत छोटा, एक लाइन में पढ़ लेंगे केवल। बल क्या होता है? एक लाइन में बोले तो क्या कहेंगे? पुश और पुल। सही है ना, एक लाइन में हो गया। क्या होता है? F बराबर m इंटू ए। तो बल बराबर क्या हो गया? द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो इसका मात्रक क्या हो गया? किलोग्राम। त्वरण का क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, बल का हो गया। दूसरा क्या होता है? बल का मात्रक बताओ, दूसरा क्या होता है? बल का मात्रक होता है न्यूटन। लिखते हैं कैपिटल एन से। सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या है? डाइन है। एक डाइन बराबर
10 की पावर माइनस के 5 न्यूटन। इसका मतलब 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन। यही तो हुआ। ठीक है। अगर देखो बल के प्रकारों में देखें तो धरती पर सबसे प्रबल दुर्बल अगर बात करें कि सबसे दुर्बल बल कौन सा होता है, तो सबसे दुर्बल बल कौन सा है, ये है गुरुत्वाकर्षण। अब ये पूछो, अब ये कैसे, ये सबसे कैसे है, तो देखो हमने भी पढ़ा था गुरुत्वीय त्वरण का मान। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल अगर एक किलोग्राम के दो पिंड, 1 किलोग्राम के दो पिंड अगर 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर, और कोई बल इनके बीच में नहीं लगा है, तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन का फोर्स लगता है, जो आकर्षण का बल लगता है, वो लगता है 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 19 न्यूटन। ठीक है। तो ये जो बीच का बल लगता है 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 19 न्यूटन के बीच का जो बल का बल लगता है, ये धरती पर अपेक्षाकृत बहुत कम है। लेकिन जब यही पिंड आकार में बड़े होते हैं और यही बल जब स्पेस में लगता है, तो इस बल से तगड़ा बल कोई नहीं होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल अगर पूछा जाए धरती पर तो सबसे दुर्बल है, धरती पर सबसे कम। हाँ, और अगर यही स्पेस की बात करें तो अंतरिक्ष में सबसे प्रबल बल, यहां तक इतना प्रबल है कि सारे ग्रह जो उपग्रह है, ग्रहों के चारों ओर, ग्रह जो है वो तारे के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अंतरिक्ष में सबसे प्रबल बल कौन सा है, यही गुरुत्वाकर्षण। ठीक है। तीसरा, अगर एक सवाल छोटा सा पूछ लिया जाए कि एक कुली है, एक कुली किसी बोझ को सर पर रखकर चलता है, तो कुली द्वारा किया गया कार्य, किया गया कार्य, तो इसका कार्य क्या होगा, किया गया, ये होगा 0। ठीक है, क्योंकि खोपड़ी पे रख लिया तो डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल भी नहीं हुआ। नंबर 2, इसके बाद बल के 2 इंपॉर्टेंट प्रकार हैं जो पढ़ने हैं। पहला कहलाता है अभिकेंद्र बल और दूसरा कहलाता है अपकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल का मतलब क्या है, अगर मान लो कोई वस्तु है जो वृत्ताकार पथ पे चल रही है और ये उसकी त्रिज्या है, तो इस गतिमान वस्तु द्वारा, मान लिया कोई वस्तु है जो गतिमान है, तो इस गतिमान वस्तु द्वारा केंद्र की ओर लगाया गया बल, जो सेंटर की ओर लगाया गया बल है, उस बल को कहते हैं अभिकेंद्र बल। ठीक है, जो सेंटर की ओर लगता है। जैसे एग्जाम्पल बताओ, एग्जाम्पल में बताओ, एग्जाम्पल बताओ। पहला, सर्कस में, दूसरा बताओ, कार व मोटर साइकिल चलाना, और कोई है, दूसरा मोड़ पर साइकिल सवार का, और बताओ, केंद्र की ओर झुक जाना। अब आते हैं दूसरे प्रकार के बल पे। ठीक है, अब आते हैं दूसरे प्रकार के बल पे। लड्डू का नाचना, हाँ वही है, सेम है। लड्डू का नाचना सेम है, कोई लड्डू अपने केंद्र की ओर ही नाच पाए, बल बाहर की ओर तो लग नहीं रहा है। दूसरा प्रकार का बल है अपकेंद्र बल। कौन सा बल, अपकेंद्र, इसको क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल, उसको सेंट्रीपिटल, इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अपकेंद्र बल कहाँ लगता है,
केंद्र से बाहर की ओर, वस्तु द्वारा केंद्र से, सेंटर से बाहर की ओर जो लगने वाला बल है, ये देखो आर है, ये फोर्स हो गया, बल है, ये लगने वाला जो बल है वो केंद्र से बाहर की ओर है, तो कहलाया अपकेंद्र बल। तो सेंट्रीफ्यूगल के उदाहरण बताओ। जैसे सबसे पहला एग्जांपल इसका है, कौन से झूले? चक्री झूले, जो गोल गोल चकैया वाले झूले होते हैं, उससे बैठते तो झटका पीछे की ओर लगता है। जैसे दूसरा, कार सवार मोड़ पर दूसरी ओर झुक जाते हैं। अगर सपोज कर लो कि जो कार में और लोग बैठे हैं वो भी दूसरी ओर ही झुकेंगे। तीसरा, घरेलू चक्की। ठीक है, ये हो गया एग्जाम्पल। आगे बढ़े। एक और प्रकार है बल का इंपॉर्टेंट सा, ये कौन सा है? घर्षण, फ्रिक्शन। घर्षण बल क्या होता है? हाँ, किसी कार्य को करने में जो अवरोध डालता है उसको बोलते हैं घर्षण बल। या कह सकते हैं कि जैसे ये साइकिल का पहिया है, ये चल रहा है, ये रोड है, ठीक है, जिस रोड पे ये पहिया आगे को बढ़ रहा है लेकिन पीछे की ओर एक बल खींचता है जो पहिया को रोकता है, तो कह सकते हैं दो पृष्ठ सतहों के मध्य, दो सरफेस के बीच में लगने वाला प्रतिरोधी बल, रिफ्लेक्शन फोर्स। ठीक है, तो क्या कहेंगे? दो पृष्ठ सतहों के मध्य लगने वाला विरोधी बल। विरोधी तो कर रहा है, विरोधी बल घर्षण बल कहलाता है। ये 3 प्रकार का होता है। प्रकार में ध्यान समझ लो, आसान है बस। पहला है स्थैतिक घर्षण, स्टैटिक फ्रिक्शन। दूसरा है सर्पी घर्षण, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और तीसरा है लोटनिक घर्षण। ये कौन सा है? ये है रोलिंग घर्षण, रोलिंग फ्रिक्शन। अगर कोई वस्तु रुकी हुई है, रुकी वस्तु या ठहरी हुई है या चलती वस्तु, जैसे बस ट्रेन ये सब चल रही हैं, या ट्रेन पटरियों पे खड़ी है, बस रोड पे खड़ी है, तो इनके बीच में जो बल लगता है वो लगता है स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर कोई वस्तु सरक रही है, अगर कोई सरकती वस्तु है, रपट रही है, जैसे कीचड़ में फिसल जाए, जैसे फिसल रहा हो जो चीज, तो फिसलते समय जो फ्रिक्शन लगता है वो होता है सर्पी घर्षण। और तीसरा, अगर कोई वस्तु लुढ़क रही हो, जैसे वो सिलेंडर को लुढ़काते नहीं है रोड पे गोल गोल, तो लुढ़कती वस्तु पर जो लगने वाला फ्रिक्शन है वो कौन सा है? वो है लोटनी का। ठीक है, इसके बाद देखो चैप्टर कार्य, शक्ति और ऊर्जा। कार्य क्या होता है? कार्य बराबर हाँ, उसमें भी लगता है स्टैटिक एनर्जी होती है जैसे, और उसमें स्टैटिक एनर्जी की वजह से ही कुछ मैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टी आती है जिसकी वजह से कागज के टुकड़े चिपक जाते हैं। ठीक, वो हेयर ड्रायर जो होता है केशकत तो होता है।
हाँ वो जो केशनली वाला होता है ना, वो पूछा जाता है कि प्रॉपर्टी कौन सी है ना, उसमें कैपिलरी फोर्स लगता है और सरफेस टेंशन की वजह से जो पानी बरसने पर जो बुलबुले बनते हैं वो सरफेस टेंशन फोर्स पृष्ठ तनाव कारण बनते हैं। कार्य क्या होता है, W बराबर F इंटू एस होता है। कार्य क्या है, बल लगाने पर किसी वस्तु का गतिमान होना, वो दिशा कोई भी हो सकती है, गतिमान होना क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। कार्य तभी माना जाएगा जब वस्तु अपने अपने स्थान को क्या करे, परिवर्तित करे, छोड़ दे। जब तक विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, जब तक यस का मान 0 रहेगा, जब तक डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, तब तक चाहे इतना फोर्स लगा दे, है ना, वो कार्य नहीं माना जाएगा। जो कार्य है इसका मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक क्या होता है, बताओ। कार्य का मात्रक होता है जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, जे से लिखते हैं। W बराबर होता है F इंटू एस, यानी F बराबर M इंटू A इंटू एस। यही तो हुआ, यही तो हुआ, ये बराबर ये में M होता है किलोग्राम, A जो होता है वो क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और ये इंटू एस क्या होता है, मीटर, ये तो होता है। तो कार्य बराबर हो गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर, ये हो गया इसका दूसरा मान। ठीक, अगर दोनों के कंपैरिजन की बात करें बल और कार्य की, तो बिना बल लगाए कार्य हो नहीं सकता। ठीक है, अब कुली वाला सवाल समझ लो, जो पिछला वाला था, कुली के द्वारा किया गया कार्य, कार्य क्या होगा, शून्य होगा। अगर बल लगाएगा तो बल का मान शून्य होगा, बल का मान, एक सेकंड एक सेकंड, बल का मान शून्य नहीं होगा, लेकिन एक कंडीशन और है, यदि A बराबर 0 तो बल क्या होगा, शून्य। अगर A का मान शून्य होगा तो बल जरूर शून्य होगा। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, एक सवाल अगर पूछा जाए कि यदि पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 60 kg है, चंद्रमा पर, बताओ बताओ क्या होगा, इसका द्रव्यमान ज्ञात करो। अगर ये सवाल आया क्या करेंगे, देखो जो द्रव्यमान होता है मास, ये मास कभी बदलता नहीं है, कभी भी बदलता नहीं है, कभी चेंज नहीं होगा। तो चंद्रमा पर कितना होगा मास, यम बराबर कितना होगा, 60 kg, 60 किलो रहेगा द्रव्यमान। अब अगर सवाल दूसरा पूछा गया क्या, कि किसी वस्तु का द्रव्यमान 60 kg है, तो देखो द्रव्यमान और भार में क्या संबंध है, द्रव्यमान गुणे जी का मान बराबर क्या होता है, भार। समझे बात को। तो अगर सवाल पूछा जाए कि एक किसी पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 60 किलोग्राम है, तो चंद्रमा पर इसका भार ज्ञात करो। अगर ये पूछा गया तब क्या करेंगे,
चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी पर जी के मान का कितना है? हाँ, 1/6 गुना है। तो इसका मतलब पृथ्वी पर अगर भार कितना है 60 किलोग्राम, तो चंद्रमा पर कितना रहेगा 60 गुणे 1/6 बराबर कितना हो गया 10 किलोग्राम, 10 kg। समझ में आ गई ना? ठीक। दूसरा, अगर पूछ ले कि एक व्यक्ति 15 किलोग्राम की बोरी को 1.5 मीटर ऊपर उठाकर रखता है तो कार्य कितना होगा? कार्य कितना होगा? फार्मूला कहता है W बराबर F इंटू एस। ठीक है, अब देखो एक व्यक्ति 15 किलोग्राम की बोरी को रखता है, बल का मान नहीं दिया और यहां पर कह रहा है बल, तो W बराबर कहता है कि F बराबर क्या लिखा है M इंटू ए। तो EM कितना है 15 किलोग्राम, यही तो है मास। F बराबर M इंटू ए, मास 15 किलोग्राम। ए का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हम उसको छोड़ दें, हम सीधे 10 मान लें ताकि निकालना आसान हो जाए। तो गुणे 10, 9.8 को हमने मान लिया 10 और गुणे यस कितना है 1.5 मीटर। 15 15 कितना होता है 225। 225 क्या? तो व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य क्या है 225 जूल का कार्य किया गया। समझ में आई ना? ठीक, बढ़े आगे। दूसरा बताओ, शक्ति क्या होती है, पावर क्या होती है? इसको कहते हैं रेट ऑफ वर्क, कार्य करने की दर। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं, पावर कहते हैं। ठीक है, पावर को पावर जो होती है वो क्या होती है P बराबर W अपॉन T, कार्य बटे समय, उसको कहते हैं पावर। ठीक, दूसरी बात, पावर को मापते किससे हैं? किसे मापते हैं? पावर का मात्रक होता है मुख्य रूप से अश्वशक्ति और दूसरा होता है क्या वाट, दोनों होते हैं। 746 वाट बराबर 1 हार्स पावर यानी 1 अश्वशक्ति, 1 घोड़े के बराबर ताकत, 746 वाट। इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पूछा जा सकता है फार्मूले में। ठीक है, हाँ? क्या चीज? हाँ, गाड़ियों में शायद जो ट्रैक्टर वगैरह खरीदने जाओ तो पहले तो हार्स पावर में लेते हैं, वो क्षमता के आधार पे। जैसे कूलर खरीदने जाओ तो कहते हैं हमारा ये मोटर 1 किलोवाट का है, ये 2 किलोवाट का है, मतलब 1 घंटे में इतनी बिजली खाएगा, 2 घंटे में इतनी बिजली खाएगा। हाँ, 8 किलो की क्षमता के हिसाब से है। ठीक है, वो कितना पानी, उसका टैंकर कितना बड़ा, कितना स्टोर कर सकते हैं। जैसे कूलर ले जाओ, फ्रिज ले जाओ तो कहते हैं ये 195 लीटर का है, वो ये 180 लीटर का है, मतलब वो उसकी क्षमता कितनी, कितना एक वैल्यूम देखा गया कि अगर इतना पानी भर दिया जाए तो इसके अंदर आ जाएगा। वो क्षमता है कि ये आकार में छोटा होगा कि बड़ा होगा, उसका वहां मापन से उसकी क्षमता से कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि इसमें इतना लीटर पानी भर करके इतने बड़े आकार का बनाया गया कि अगर इतना पानी इसके अंदर स्टोर कर दिया जाए तो ये आराम से स्टोर कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। ठीक, फिर देखो शक्ति क्या होती है, ओ सॉरी ऊर्जा क्या होती है, बताओ क्या होती है ऊर्जा? हाँ, कार्य करने की क्षमता, वही चीज है, कार्य करने की सामर्थ्य, क्षमता, कैपेसिटी, है ना?
कैपेसिटी ऑफ वर्क, हाँ कैपेसिटी एफिशिएंसी कह सकते हो, दोनों चीज। ठीक है, एनर्जी जो होती है इसका मात्रक क्या होता है, एनर्जी का क्या होता है, इसका भी सेम टू सेम जूल होता है। एग्जाम में सवाल आ सकता है कि ऐसा कौन सा मात्रक है जिसकी 2 इकाइयां हैं, 2 यूनिट है, तो किसकी है, जूल की, जूल की 2 यूनिट है। ऊर्जा में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला इकलौता न्यूमेरिकल क्या है, कहा गया कि 24 घंटे तक एक बिजली के बल्ब को जलाने पर कितने यूनिट बिजली खर्च होगी यदि, कंडीशन भी लगा दी है कि यदि बल्ब की क्षमता कितनी है, 100 वाट है। यह कह सकता है कि 100 वाट का, 10 वाट का, 50 वाट का, 1000 वाट का एक बिजली का बल्ब है, अगर उसको 24 घंटे 72 घंटे कुछ भी समय दे दिया गया कि इतने घंटे चलाए तो कितने यूनिट बिजली खर्च होगी। तो देखो, 1 यूनिट बिजली बराबर कितना होता है, 1000 वाट, यानी 1000 वाट बराबर 1 यूनिट बिजली आएगी। ठीक है, अब 100 वाट का मतलब है, अगर 100 वाट का बल्ब है 1 घंटे जले तो क्षमता क्या बता देगा कि ये 100 वाट बिजली खर्च करेगा, 100 वाट बिजली खर्च करेगा। पहली बात देखो, बिजली का जो बल्ब होता है उसमें ऐसा लिखा रहता है ना, 220 से 240, फिर नीचे लिखा रहता है 100 वाट, ऐसा लिखा रहता है ना, तो नीचे लिखा रहता है फिलिप्स, सूर्या, नीचे लिखा रहता है टंगस्टन फिलामेंट, ये सब लिखा रहता है, वही चीज है। तो अगर ये निकालना है तो क्या करें कि बल्ब 1 घंटे में जलेगा तो कितना खाएगा बिजली, 100 वाट, जलेगा कितना देर, 24 घंटे, तो 24 गुणे 100 मतलब 2400 वाट बिजली खर्च करेगा। और अगर यूनिट निकालनी होगा कितने यूनिट खाएगा, तो कह रहा है 1000 यूनिट पे 1000 वाट पे 1 यूनिट, तो 2400 बटे 1000, ये कट गया, कितना है, 2.4 यूनिट। ठीक है, लग गया ना। अगर यही पूछ ले, मिटाए इसको, अगर यही पूछ ले दूसरा कि 100 वाट का बिजली का बल्ब कितने घंटे जलाने पर 1 यूनिट बिजली खर्च होगी, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 10 घंटे, है ना। कैसे आएगा, 1 यूनिट बराबर 1000 वाट, और कितने वाट का बिजली का बल्ब है, 100 वाट का, तो कट गया तो कितना आया, 10, समय कितना आ गया, 10 घंटे, आंसर आ गया ना। अब देखो, ऊर्जा जो होती है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। कौन सी ऊर्जा, एक होती है गतिज ऊर्जा और एक दूसरी होती है स्थितिज ऊर्जा। गति ऊर्जा जो होती है वो होती है के ई बराबर या ई के बराबर, या इसको ऐसे भी लिखते हैं ई के बराबर कितना होता है, हाफ mv², है ना। इस गति ऊर्जा का मात्रक भी क्या होता है, जूल होता है। उदाहरण में जैसे बंदूक से निकली गोली, जब गोली निकल चुकी है बंदूक से तो उसकी जो ऊर्जा होती है वो कहलाती है गतिज ऊर्जा। जैसे हाँ, ये कमान से या धनुष से निकला तीर, उसकी ऊर्जा जो होती है गति ऊर्जा होती है। जैसे हाँ, बहता हुआ जल,
इसकी ऊर्जा कैसी होती है? गतिज ऊर्जा। एक और, जैसे गतिमान ऑटो मोबाइल। अगर हम कार मोटरसाइकिल केवल लिखा तो सबका दुविधि होगी, तो ऑटोमोबाइल लिख दिया, जो सब चीजें चलती हैं, जो चीजें चल रही हैं उनकी सबकी ऊर्जा कैसी है? गतिज ऊर्जा है। स्थितिज ऊर्जा, जैसे बांध पर ठहरा जल, रुका हुआ जो पानी है बांध पे, उसकी ऊर्जा जो है वो कैसी? स्थितिज ऊर्जा। नंबर 2, सर्कस पर चढ़ा तीर, इसकी ऊर्जा कैसी है? स्थिर ऊर्जा। नंबर 3, चाबी वाली घड़ी। नंबर 4, बंदूक के अंदर क्या? बंदूक के अंदर गोली निकली नहीं है, उसके अंदर है, तो उसकी जो ऊर्जा है वो कैसी है? स्थितिज ऊर्जा है। ठीक। इसके बाद देखो, पूछा जाता है ज्यादातर ऊर्जा परिवर्तन कि ऊर्जा परिवर्तन किस रूप से किस रूप में होगा। तो एक तरफ लिख लें स्रोत, लिख लें कोई, है ना, और एक लिख लें ऊर्जा परिवर्तन कि किसमें हो रहा है ऊर्जा परिवर्तन। 2-4 इंपॉर्टेंट है, उनकी बात कर लेते हैं। जैसे पहला हो गया सौर सेल। या सौर सेल क्या होता है? सूरज की ऊर्जा वाला, यह सूरज की ऊर्जा को रिसीव करता है और विद्युत ऊर्जा निकलती है इसमें से, तो क्या कहेंगे? सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी का किस ऊर्जा में? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन। ठीक, पहला हो गया। दूसरा, जनरेटर का नाम सुना है? जनरेटर क्या करता है? जैसे जनरेटर हो गया, ये क्या करता है? जनरेटर की पहिया गोल गोल घूमती है तो बिजली बनती है। यानी मैकेनिकल एनर्जी जो होती, यांत्रिक ऊर्जा का स्थानांतरण किसमें करता है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। क्लियर, समझ में आया? तीसरा देखो, पंखा जो पंखा चलता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। इसके अलावा टुल्लू, मोटर, पानी वाला मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। सही है ना? अब अगला देखो, नंबर 4, बल्ब, ट्यूबलाइट, बल्ब है ना, ये जो सीफेल होते हैं, ये क्या करते हैं? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। अब अगर इसके अलावा बात करें हीटर की, हीटर क्या करेगा? हीटर करता है विद्युत ऊर्जा का प्रकाश एवं उष्मीय ऊर्जा में, हीट एनर्जी, हीट ऊर्जा उष्मीय ऊर्जा में। ठीक है। अब इसके बाद नंबर सबसे इंपॉर्टेंट वाला इस लाइन में, एक कोयले का जलना और दूसरा मोमबत्ती का जलना। यह सबसे इंपॉर्टेंट है। काहे के लिए? क्योंकि जब कोयला जलता है, मोमबत्ती जलती है, तो जब जलता है कोयला तो रसायन जलता है ना, कि रासायनिक ऊर्जा, और रासायनिक ऊर्जा से उष्मा या प्रकाश निकलता है, तो क्या होता है परिवर्तन में? रासायनिक ऊर्जा का उष्मीय व प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है कि ये किस प्रकार का चेंज है, कि ये जो चेंज है वो किस प्रकार का चेंज है। तो इसको कहते हैं, ये है क्या? केमिकल चेंज।
ये है रासायनिक परिवर्तन। बस ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट लाइन है वाली। ठीक है, धन्यवाद।